हेलो। नमस्कार साथियों। पिनाकुलम एकेडमी रिच वैल्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वित्तीय साक्षरता एवं धन प्रबंधन के इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड एंड वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली आर्थिक शब्दावली से, जो है वित्तीय बुद्धिमत्ता। इसे इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी फाइनेंशियल आईक्यू। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचने में सक्षम होना। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचने में सक्षम होना। इसको कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, आर्थिक संदर्भ में ज्यादा तर्कशील होने में सक्षम होना। आर्थिक संदर्भ में ज्यादा तर्कशील होने में सक्षम होना। साथियों, इस आर्थिक शब्दावली को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मान के चलिए एक व्यक्ति को मोबाइल की आवश्यकता है। पहला केस लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय बुद्धिमत्ता नहीं रखता है या जो फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में अवेयरनेस नहीं रखता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा सुझाए हुए कोई भी मोबाइल फ़ोन को बड़ी ही आसान तरीके से खरीद लेगा। वो ज़्यादा विकल्पों के बारे में नहीं गौर करेगा, ज़्यादा मोबाइल के बारे में विचारधीन दूसरों से या विचार विमर्श नहीं करेगा। वो सिंपल किसी दुकान पे जाकर या ऑनलाइन पोर्टल से वो मोबाइल खरीद लेगा। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसको किस तरीके का मोबाइल चाहिए या कितने बजट का चाहिए, वो इस सब के बारे में गौर नहीं करेगा। तो ये तो हो गया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसमें वित्तीय बुद्धिमत्ता नहीं है। अब लेते हैं दूसरा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें वित्तीय बुद्धिमत्ता है, जो फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में अवेयरनेस रखता है। तो ऐसा व्यक्ति मोबाइल फ़ोन को खरीदने से पहले कई दफ़े सोचेगा। वो खरीदने से पहले कई विकल्पों के बारे में गौर करेगा, दूसरों से डिस्कस करेगा तथा खुद भी स्वयं भी वो विचार करेगा कि उसको जो वो मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहा है उसकी अभी आवश्यकता है भी कि नहीं, या वो किसी दूसरे के कहने पर सिर्फ शो ऑफ के पर्पज से मोबाइल खरीद रहा है। जो वित्तीय बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति है वो शो ऑफ के लिए तो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। वो कोशिश करेगा कि मोबाइल तभी लिया जाए जब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों, अगर उस व्यक्ति को मोबाइल की वाकई में ज़्यादा ज़रूरत है तभी वो मोबाइल फ़ोन की तरफ अप्रोच करेगा, और उसके बाद भी वो कई विकल्पों पर गौर करेगा, जैसे उसको कितने बजट का मोबाइल चाहिए ताकि उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो जाए और जो उसका फाइनेंशियल जो बजट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वो मोबाइल खरीदेगा। और इसके अलावा वो मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले कई सारे सोर्सेज से वो कंपेयर करेगा कि उसको कहाँ पर सबसे कम दाम पे मोबाइल अवेलेबल है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेव कर सके और उस सेव किए हुए पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर सके, ताकि वहाँ से वो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सके। दोस्तों, जो वित्तीय बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं वो फिजूल खर्ची से बचते हैं। वो अपना पैसे का जो एक एक पाई पाई की जो वैल्यू होती है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। साथियों, वो ये कोशिश करते हैं कि जो चीज़ अभी उनके उपयोग की नहीं है या जो चीज़ उनको फिजूल खर्ची रखती है तो वो उसको टालते रहते हैं और ऐसी जगह वो अपने पैसे को निवेश करते हैं जो उनको कैश फ्लो प्रदान करता हो। साथियों, जो वित्तीय बुद्धि होती है ये वित्तीय शिक्षा के फलस्वरूप से ही आती है। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनेंशियल आईक्यू है ये फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के रिजल्ट से ही हमारे अंदर डेवलप होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो उसके दिमाग में किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी डिसीजन के लिए ज़्यादा विकल्प अवेलेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के जो या तो कम पढ़ा लिखा है या तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। यही
वित्तीय बुद्धिमत्ता में भी लागू होता है। जो व्यक्ति फाइनेंशियल लिटरेसी रखता है या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस रखता है, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे ढंग से फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है एज कंपेयर टू उस व्यक्ति के जो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रखता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया वित्तीय बुद्धिमत्ता के बारे में। अब चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। अगला शब्द है संपत्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसेट। कोई वस्तु जो न्यूनतम परिश्रम से आपके बैंक अकाउंट या आपकी जेब में पैसा डालती हो, आपकी संपत्ति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ जो बहुत कम मेहनत में आपकी जेब में पैसा डालती हो या आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो उत्पन्न करती हो, उस चीज को हम संपत्ति कहते हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। अगली टर्मिनोलॉजी है दायित्व। इसे इंग्लिश में कहते हैं लिएबिलिटी। कोई भी वस्तु जो आपके बैंक अकाउंट या आपकी जेब से पैसा निकालती हो, आपके लिए दायित्व कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती हो या कोई भी वस्तु जो निगेटिव कैश फ्लो की टेंडेंसी रखती हो, वो आपके लिए दायित्व कहलाती है। अब दोस्तों, इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज मान के चलिए एक मकान है। अगर उस मकान में जो मंथली खर्चा आता है या उसको मेंटेनेंस में या उसके कह लीजिए ईएमआई पे करने में जो भी मंथली खर्चा आता है, अगर वो खर्चा उस मकान से प्राप्त इनकम से ज़्यादा है तो वो एक निगेटिव कैश फ्लो उत्पन्न करेगा। मतलब आपकी जेब से जो पैसा है वो मकान की तरफ जाएगा। तो ऐसे में वो मकान आपके लिए दायित्व साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उस मकान के खर्चे उस मकान से प्राप्त इनकम से ज़्यादा हैं तो वो मकान आपके लिए एक दायित्व साबित होंगे। अब इसी का उल्टा हम लोग समझते हैं। सपोज मान के चलिए किसी मकान से जो प्राप्त इनकम है वो मान के चलिए 20,000 यानी 20,000 रुपये है, और उस मकान के खर्चे या ईएमआई जो आप टोटल मान के चलिए वो 15,000 है। तो ऐसे में जो 5,000 का कैश फ्लो है वो आपके लिए एक संपत्ति साबित होगा। मतलब इस केस में जो मकान से प्राप्त कैश फ्लो है वो 20,000 है और जो आपकी लिएबिलिटी है वो 15,000 है। तो कुल मिलाकर 5,000 जो कैश फ्लो हो रहा है वो आपकी जेब की तरफ हो रहा है। तो ऐसे में वो मकान आपके लिए संपत्ति साबित होगा। दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज मान के चलते हैं एक कार है। मान लीजिए आपने वो कार लोन में खरीदी है। उस कार की ईएमआई मंथली मान के चलते हैं 15,000 रुपये है। अगर उस कार से प्राप्त इनकम उस कार की ईएमआई से ज़्यादा है तब तो वो कार आपके लिए संपत्ति साबित होगी, अदरवाइज वो कार आपके लिए एक दायित्व साबित होगी। तो दोस्तों, आपने इन दोनों ही एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से संपत्ति और दायित्व जैसी टर्मिनोलॉजी को समझ लिया होगा। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संपत्ति होती है, संपत्ति इक्वल टू पेंशन होती है। मतलब जो संपत्ति होती है वो आपके लिए पेंशन का काम करती है। आपको बहुत कम मेहनत में आपको कैश फ्लो प्रदान करती रहती है मंथली टू मंथली। और जो दायित्व होते हैं, दायित्व इक्वल टू टेंशन होते हैं। मतलब जो लिएबिलिटी होती हैं वो आपकी टेंशन बढ़ाती हैं, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। आपकी एक जिम्मेदारी होती है मंथली टू मंथली पे करने की। तो ऐसे में जो दायित्व होता है वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करता है और जो संपत्ति होती है वो आपके लिए पेंशन का काम करती है। तो ये आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको अपनी लाइफ में संपत्ति इकट्ठी करनी है यानी पेंशन लेनी है, या दायित्व इकट्ठे करने हैं या फिर टेंशन लेने हैं। मतलब आप संपत्ति को प्रीफर करेंगे या दायित्व को प्रीफर करेंगे, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों,
बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। अगला शब्द है दौलत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ। अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो कितने दिनों तक यही लिविंग स्टैंडर्ड बनाए रखकर जिंदा रह सकते हैं? असल में दौलत पैसे में नहीं, समय में नापी जाती है। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है। यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, जो दौलत है वो एक एबिलिटी है किसी की ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने की, कि जो आप आज आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसी लिविंग स्टैंडर्ड को आप कितने दिनों तक जारी रखकर जिंदा रख पाते हैं अपने आप को, वो एबिलिटी दौलत कहलाती है, यानी वेल्थ कहलाती है। मतलब बाई चांस मान लीजिए आज आपकी किसी वजह से नौकरी चली जाती है, आपके पास कोई भी कैश फ्लो का साधन नहीं है, आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी जो आज लिविंग स्टैंडर्ड है, आज आपका जो जीवन स्तर है, उसको कितने दिनों तक मेंटेन रखकर आप जिंदा रह पाते हैं, उसी काबिलियत, उसी योग्यता, उसी एबिलिटी को दौलत कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। अगला शब्द है लीवरेज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीवरेज। कम से ज्यादा करने की योग्यता को लीवरेज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कम से ज्यादा करने की जो एबिलिटी होती है उसको लीवरेज कहते हैं। एक ऐसी योग्यता जो आपको मिनिमम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देने की टेंडेंसी रखता हो, उस योग्यता को लीवरेज कहा जाता है। दोस्तों इस शब्द को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने हैंडपम्प देखा होगा। हैंडपम्प में जो वो हैंडल लगा रहता है उसको मैकेनिकल भाषा में लीवर कहते हैं। अगर आपको एक बाल्टी पानी निकालना है और वो लीवर अवेलेबल नहीं है तो आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है एक बाल्टी पानी निकालने के लिए। लेकिन अगर वो लीवर यानी वो हैंडल अवेलेबल है तो आप बड़ी ही आसानी तरीके से वो एक बाल्टी पानी निकाल सकते हैं। मतलब जो वो लीवर है वो आपको एक मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। उस मैकेनिकल एडवांटेज की वजह आप बड़ी ही, मतलब बहुत ही कम मेहनत में अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हैं। दोस्तों यही लीवरेज हमारे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में भी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान के चलिए कि एक प्रॉपर्टी है, एक संपत्ति है जो भारी कैश फ्लो उत्पन्न करने की टेंडेंसी रखती है। मतलब आपको, आपके लिए एक संपत्ति है तो वो आपको जाहिर सी बात है पॉजिटिव कैश फ्लो ही देगी, तभी वो संपत्ति कहलाएगी। मान लीजिए उस संपत्ति को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे केस में आपके पास क्या विकल्प बनता है? आप बैंक के पास जाएंगे, लोन लेंगे, लोन लेने के बाद आप वो संपत्ति खरीद सकते हैं। तो ऐसे में जो वो लोन था वो आपके लिए लीवरेज का काम करेगा, क्योंकि आपके पास पहले तो एबिलिटी नहीं थी उस प्रॉपर्टी को खरीदने की, उस संपत्ति को खरीदने की, लेकिन उस लोन ने आपको कैपेबल बनाया, आपको एबल बनाया उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ताकि आप उससे कैश फ्लो उत्पन्न कर सकें। तो दोस्तों ऐसे केस में जो ये केस हमने डिस्कस किया, इसमें लोन आपके लिए फाइनेंशियल लीवरेज का काम करेगा, क्योंकि उस लोन की मदद से आपने आउटपुट, अच्छा खासा आउटपुट लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने कम इनपुट में, मतलब आपके पास जो कैश था वो कम था उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ऐसे केस में जो वो लोन था वो आपके लिए एक योग्यता प्रदान करता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ताकि आप उस प्रॉपर्टी से कैश फ्लो उत्पन्न कर सकें। तो दोस्तों ये था लीवरेज का डेफिनेशन। मैं समझता हूँ आपने यहाँ पर बताई गई सभी बुनियादी आर्थिक शब्दावलियों को अच्छे से सीखा होगा। साथियों, गरीब वर्ग, मिडिल वर्ग और अमीर वर्ग में मुख्य अंतर यही होता है कि जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपने जीवन में सबसे पहले दायित्व खरीदते हैं, उसके बाद संपत्तियों पर ध्यान देते हैं। जबकि जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो सबसे पहले संपत्तियां इकट्ठी करते हैं और दायित्वों को सबसे बाद में रखते हैं। इसीलिए अमीर लोग और अमीर बनते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब बनते चले जाते हैं। साथियों, जो मिडिल क्लास के आदमी होते हैं वो दायित्वों को संपत्ति ही मानकर दायित्व खरीदते रहते हैं। उनको लगता है कि हम संपत्तियां खरीद रहे हैं, लेकिन असल में
वो दायित्व खरीद रहे होते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ संपत्तियां कहलाती हैं, कौन सी चीज़ दायित्व कहलाते हैं। और ये तभी होता है जब फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है, तभी हमारे अंदर जो वित्तीय बुद्धिमत्ता होती है वो उतनी डेवलप नहीं कर पाती जो जितनी कि हमारे लिए आवश्यक है अमीर बनने के लिए। साथियों, अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको पहले संपत्तियां इकट्ठी करनी चाहिए या दायित्व इकट्ठे करने चाहिए। अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप संपत्तियां खरीदना पसंद करेंगे या दायित्व खरीदना पसंद करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारे समाज में लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जागरूक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, आप अपनी नॉलेज में इसी तरीके से इजाफा करते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।